Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. So please do not use the word mythology for Hindu history, especially mentioned in Ramayana and Mahabharata and other places also in Vedic world also. Now, in my next series, I'm going to prove to you on the basis of Rig Veda and Samaveda that the entire world was following the worship of devatas according to the old Rig Veda principles. There's some common prayers also. But in today's show, you know who is going to be there in the show. We are going to touch more about the European history and the division between the Western Europe and the Eastern Europe. आज के शो में हम लोग जो पाश्चात्य यूरोप है और पूर्वी यूरोप है उनके बीच में डिफरेंस क्या है और किस यूरोप का बोलबाला चलता है यूरोप के अंदर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुम लता केडिया। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो लास्ट सीरीज था यूरोप के झूठ जो वीडियो गया था, व्यूअर्स शुड वॉच दैट वीडियो और उसमें कमेंट करें। और एक और वीडियो आ रहा है वो भी आप देखिएगा जरूर। बट आज का वीडियो आपको शॉकिंग करेगा क्योंकि कुसुमलता जी ने जस्ट मुझे बताया उन्होंने कितनी बुक्स का रेफरेंस लिया है। तो कुसुमलता जी एक बात मुझे बताइए, जैसे अभी हम नेटो को अब देख रहे हैं किस तरह नेटो एक्ट कर रहा है और नेटो चाहता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। और जो भी मैंने इनके बारे में पढ़ा है, एंग्लो सैक्सन इन्होंने खत्म किया रोमन इन्फ्लुएंस के साथ और सेल्टिक इन्फ्लुएंस के साथ, लेकिन मानसिकता बदली नहीं। मतलब सिर्फ नाम हटा, लेकिन सेम एटीट्यूड लेके इन्होंने पूरी दुनिया पे कॉलोनाइजेशन किया, स्पेशली अमेरिका के ऊपर। अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर जो कॉलोनाइजेशन हुआ उसका कोई गिनती कोई कर नहीं सकता। लेकिन उसके साथ में अपने ही लोगों के विरुद्ध उन्होंने बहुत कार्य किया है विद इन यूरोप। तो क्या वेस्ट यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन को अपने समान मानता है? क्योंकि स्लाविया के ऊपर जो बॉम्बिंग किया था, इतना निर्दयी बॉम्बिंग था वो कि अभी भी लोग सोचेंगे कि सिविलियन पॉपुलेशन पे बड़े बड़े बॉम्ब गिरा दिए, नापाम बॉम्ब गिरा दिए और भी अनेक तरह के। और अभी वो यूक्रेन को ऐसे यूज कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट कि कुछ आप सब मतलब सोचेंगे कि पहले तो बोला कि इनकी भी नीली आंखें हैं, गोरी चमड़ी है, ये हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई यूक्रेन की। अभी तो देख 1/4 ही बचा है, उसके अंदर लोग ही बचे हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे या इसका इतिहास क्या है, इसका बैकग्राउंड है, प्लीज बताइए। मैं आदित्य जी आपसे एक निवेदन करूंगी। यूरोप के बारे में सबके चित्त में, आप अमेरिका में बैठे हैं, आपके यूरोपियन लोगों के, स्वयं के भारतीय लोगों के चित्त में इतना अधिक भ्रम और झूठ। ये जो भ्रम है वो इसलिए कि सच दिखाई ना पड़े, इतना अधिक फैला हुआ है कि आप लोग को ये नन्ही नन्ही चीजें शॉकिंग लग रही है। जब मैं बताना शुरू करूंगी तो मैं कहूंगी जिनका दिल कमजोर है वो मेरे शो को न देखें। यूरोप वाला, मैं 50 नहीं तो 48 साल से पढ़ रही हूँ। और आज के लिए जब मैं थोड़ा निकालना शुरू की कि 50 मिनट में क्या मुझे बोल देना है, तो मुझे नोट लगाना पड़ा कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। इस ब्लड कर्डलिंग, लेकिन इसके पीछे के कारण को समझना जरूरी है। तो हम्म। मैं केवल एक निवेदन करूंगी, 3-4 लेक्चर आप लोग पेशेंटली चलिए, क्योंकि जब तक वो मामला नहीं समझ में आएगा ना, बिल्डिंग एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं समझ में आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम्म। अरे राम, तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये जो सारा का सारा मामला है, ये मामला है सारा का सारा नहीं, एक मेजर पोर्शन ज्योग्राफी और क्लाइमेट का, ज्योग्राफी का या टोपोग्राफी और क्लाइमेट का, जिसके बारे में 0 बटा सन्नाटा समझ है। हम्म। और इसको समझे बिना बिल्कुल नहीं अंदाज बैठेगा अगले 20 साल में क्या क्या होने वाला है। अगर 3-4 भाषण मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा धीरज से सुन लिए, तो आप बताएंगे अगले 20 साल में अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। यूक्रेन में जो हो रहा है वो तो बड़ा कुछ मधुर मधुर कोमल कोमल कुछ हो रहा है, अभी जो हो रहा है।
और क्या हो सकता है, थोड़ा उसका अंदाज। तो अभी ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप का जो बेसिक झमेला है, नॉर्थ यूरोप साउथ यूरोप का, ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगी। मैंने पिछले 2 बार में बताया था। पहले वाले में बताया यूरोप के बारे में, जो हमारा इमेजिनेशन है, जो बिंब है, जो इमेजरी है, जो पिक्चर्स है, ये सब कहाँ से है, क्यों है, कैसे है वगैरह। दूसरे वाले में मैंने जो खास बात बताई कि यूरोप बसा कैसे, और बताया कि 2-2.5 हजार साल का मामला है खींच खाच के। और अगर मेन यूरोप, जिसको वेस्टर्न यूरोप कहते हैं, इसको माने तो 1500, 1800, 1300, 1500 साल का मामला है। और इन लोगों को बसाया है हम ही सनातनी भारतीयों ने, और ये पिशाचों में कन्वर्ट हो गए। क्रिश्चियनिटी के कारण नहीं, क्योंकि क्राइस्ट है ही नहीं, तो क्राइस्ट का फॉलोअर क्रिश्चियन भी नहीं है। चर्च और चर्चियनिटी के कारण। तो ये चर्च कौन है? भयंकर रूप से तामसिक लोग, जो सत्ता पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते थे। इन लोगों ने ये पूरा चर्च का मामला गढ़ा। तो पहला जो हम लेना चाहेंगे कि ये सब झमेले जो हो रहे हैं, उसका कारण है यूरोप छोटे छोटे नन्हे नन्हे आइसोलेटेड हिस्से में बटा हुआ है। इनमें आपस में सौहार्द, प्रेम, आत्मीयता नहीं है। और नहीं होने का जो एक कारण, मैं अभी क्लाइमेट को मैंने थोड़ा सा उठाया था, आज मैं टोपोग्राफी को उठा रही हूँ। इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। एक किताब है जॉन की भारत पर। उसमें एक पैराग्राफ में, एक नन्हे से पैराग्राफ में बहुत सुंदर ढंग से दिया है, जो अन्य पुस्तकों में 5 पन्ना, 7 पन्ना, 15 पन्ना पढ़ना पड़ता है। तो मैं जॉन की से पढ़ रही हूँ भारत के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन और जो पेज संख्या है वो रोमन में 22 से लेकर 28 तक। तो ये कह रहा है, भारत की बात कर रहा है, और भारत की बात करते करते कहता है, द सब कॉन्टिनेंट भारत, द सब कॉन्टिनेंट लुक्स ऑल ऑफ ए मचनेस। और फिर तुरंत जॉन की जो यूरोपियन है, उसके चित्त में यूरोप उभरता है, और वो कहता है, यूरोप बट यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस इट इज नॉट। वो एक लाइन पहले कहता है कि जिस प्रकार भारत जम्बू द्वीप का या एशिया का एक सब कॉन्टिनेंट है, एक 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 सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप है, उसी प्रकार यूरोप भी भारत के बराबर, 15 अगस्त 1947 के बाद वाले भारत के बराबर, एक ऊपर की तरफ एक छोटा सा उप कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप है या पेनिनसुला है। तब वो कहता है, बट यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस इट इज नॉट। भारत क्या है? यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। माउंटेन चेन्स, ध्यान से सुनिएगा, माउंटेन चेन्स लाइक आल्प्स एंड द पैरेनीज, plus a heavily indented coastline and a half submerged continental shelf partition the landmass into। क्या कह रहा है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आल्प्स की, पैरेनस की, और एकदम कटा फटा जो कोस्ट लाइन है, समुद्री जो तट है यूरोप का, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो आधा पानी में धंसा हुआ है, जिसके कारण जो लैंड मास है वो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। एंड हाफ सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पार्टीशन द लैंड मास into a tangle of semi-detached peninsulas, extremely important to understand Europe। इसके कारण, इस टोपोग्राफिकल फीचर के कारण क्या हो रहा है? टैंगल, यूरोप बिकम्स अ टैंगल ऑफ सेमी डिटैच्ड पेनिनसुलास। यहाँ निकला है, यहाँ निकला है, यहाँ निकला है, यहाँ निकला, और सब एक दूसरे से डिटैच्ड है, जैसे कि आइबेरिया और स्कैवेंडेनिया, और भी बहुत से। दूसरा, इसके कारण क्या होता है? बहुत सारे ऑफशोर आइलैंड्स हैं,
जैसे कि ब्रिटेन और आइसलैंड, और माउंटेन इनक्लेव्स है जैसे कि स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड। The geographical configuration of Europe favors separatism, isolation, and regional identity. क्यों इतना नृशंस मार काट है? अगर ये ना होता तो यहाँ चर्च का कंट्रोल भी ना हो पाता, चर्च यूरोप को टेक ओवर भी ना कर पाता अगर ये मामला ना होता। क्या? द जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन फेवर्स separation, isolation, and regional identity. Corralled into such natural compartments, tribes could become nations. ये जो नेशन स्टेट है, ये नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, आर्टिफिशियल है, आगे हम बताएंगे। लेकिन मुख्य क्या है कि छोटे टुकड़ों में एक बार जो इन्फ्लक्स आता है सेंट्रल एशिया से, एक जगह बसता है 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000। और ये जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब कुड बिकम नेशंस एंड नेशंस बिकम स्टेट्स, कॉन्फिडेंट ऑफ दियर टेरिटोरियल डिस्टिंक्शन। और ध्यान दीजिए, ये भी जो किताब मैं पढ़ रही हूँ, ये 21वीं शताब्दी में छपी है। अभी 2 पुस्तकें मैं और 3 पुस्तकें पढ़ूंगी। एक 1996 की छपी हुई है, एक 2012 की और 2015 की। इन किताबों के पब्लिकेशन का लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यहाँ का जो ये स्कॉलरशिप, मैं तो स्कॉलरशिप कहती हूँ, यहाँ का जो राइटिंग है, ये एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा है। तो ये 21वीं शताब्दी में और उसके 2, 4, 5 साल पहले लिखी हुई किताबें जिस चीज को हाईलाइट कर रही हैं, वो चीज ये रूस यूक्रेन वाले मामले को समझाएगा और अगले 10 साल में जो होने वाला है उसको समझाएगा। पुरानी किताबों में यूरोप की अगर आप पढ़ेंगे तो जो मैं पढ़ रही हूँ ये फैक्ट ही गायब मिलेंगे। हाँ, तो मैंने कहा corral into such natural compartments, tribes become nations, nation become states, confident of their territorial distinction. But if for European geography decreed fragmentation, for India it intended integrity. भूगोल अगर यूरोप को टुकड़े टुकड़े में बांटता है तो भारत के लिए इंटीग्रेशन देता है। और हियर वर नो डिफेंसिबल पेनिनसुलाज, अलग अलग कोने में निकले हुए पेनिनसुलाज नहीं है। नो स्नोई बैरियर्स टू इंटरनल कम्युनिकेशन। भारत लाखों साल से क्यों साम्राज्य रहा, क्यों एक राष्ट्र रहा? यूरोप अभी 2-2,500 साल में भी इतना भीषण नृशंस मारकाट में क्यों रहा? उसका कारण ज्योग्राफी। और एक किताब में नहीं, मैं 5-6 किताब के पेजेस आप लोगों को बताऊंगी। नो स्नोई बैरियर्स टू इंटरनल कम्युनिकेशन and few waterways which were not readily navigable for much of the year. The subcontinent looks all of a muchness Bharat. It seemed ready-made for integration and empire. Law और जो यूरोप है, इसका जल्दी से मैं बता दूं, यूरोप में पहाड़ जो है ये है पूरब पश्चिम और नदियां उत्तर दक्षिण चल रही हैं। और पेनिनसुलर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये पानी में धंसा हुआ है, तो बहुत सा थल का हिस्सा पानी में धंसा हुआ है। तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे तरह तरह के इनक्लेव हैं और इनमें आपस में कांटेक्ट संभव नहीं है। भारत में भी बहुत नदियां हैं, बहुत पहाड़ हैं, बहुत पठार हैं, लेकिन उन नदियों, पहाड़ों, पठारों का जो क्लाइमेट है और जो टोपोग्राफी है वो लगातार आवागमन को प्रोत्साहित करता है, अनुकूल रखता है, और यूरोप में ये असंभव है। तो यही चीज जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं इस पुस्तक में, इस पुस्तक का नाम ही है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी
और ये किताब लिखा है एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट ने 2012 में। और जो यूरोप पर चैप्टर है उसका नाम है द ज्योग्राफी ऑफ यूरोपियन डिवीजन्स। इस किताब में पेज संख्या 136 से आगे कहता है, यूरोप एज वी नो फ्रॉम मैकिंडर, ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत का इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता है, और भी 3-4 का नाम आएगा। यूरोप एज वी नो फ्रॉम मैकिंडर हैज had its destiny shaped by the influx of the Asian hordes, जो मेरा दूसरा भाषण था। Yet Europe will also continue to be bedeviled by its own internal divisions, which is timeless expression of geography. This geographical feature could leave it prey to the narcissism of small differences. It is the delicious complexity of Europe's geography, with its multiplicity of seas, peninsulas, river valleys, and mountain masses, that have assisted in formation of separate language groups and nation states. इतना बड़ा है, एक भारत हो सकता था तो एक यूरोपियन क्रिश्चियन राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता था? An intense range of landscapes inside Europe itself has led to the strikingly different human communities, ultimately to the outbreak of power politics. फिर इसी के पेज संख्या 138 पर कहता है, there exists several Europes at time in conflict with one another. अब इसको रोक रहे हैं, और इसी ज्योग्राफी के कारण ये किताब जो है ये भी शायद किसी अमेरिकन की है, द सिल्क रोड। इसमें क्या कहता है सुन के आप चौंकेंगे। पेज संख्या 120, ज्योग्राफी से जोड़ के बात कर रही हूँ। स्लेव मार्केट्स थ्राइव्ड अक्रॉस सेंट्रल यूरोप। हम लोग क्या जानते हैं कि यूरोपियंस ने 17th, 18th, 19th सेंचुरी में अफ्रीका से स्लेव ले गए अमेरिका, थोड़ा बहुत यूरोप। और ये कह रहा है क्या, स्लेव मार्केट थ्राइव्ड इनटू सेंट्रल यूरोप। कौन थे स्लेव? स्लाव लोग। स्लेव शब्द ही बना है स्लाव लोग का। एक संदर्भ कह रहा है कि जो प्रेजेंट दिया गया, among the other presents offered as token of friendship were 20 Slavic eunuchs. किशोरों को, युवकों को नामर्द बना देते थे, and 20 particularly beautiful Slavic girls. यूरोप से गुलाम भेजे जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, किशोर युवक युवतियां खरीद के अगल बगल अफ्रीका और अरब में बेचने के लिए जा रहे हैं। सेल ऑफ स्लेव्स 1-1, पेज नंबर 1-1। It was the sale of slaves that paid for the imports. गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, young girls, young boys and women sold as slaves. Immense profits selling eunuchs, usually to Muslim buyers in Spain. Slave boys and girls from Europe, and carrying out operations to castrate young men on arrival, presumably as a form of gruesome certification procedure. किसी ने ये सब सुना है? और ये सुना है क्या कि इसका कारण ज्योग्राफी है? इसका कारण केवल ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन नहीं है।
अभी हम आएंगे, नॉर्थ और साउथ का भी डिवीजन है, और भी 2 डिवीजन है। Not only European slaves that were brought east, so great was the scale of traffic of Slavic slaves that it impacted the Arabic language. The word inak, siklabi, comes from the ethnic level referring to the slaves. Men, women, and children were brought from all over northern Europe to मार्शाइल्स कोई जगह है, आयरिश एंड फ्लेमिश स्लेव्स। और ये मैं बताऊंगी, ये 10वीं 11वीं 12वीं का मामला नहीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी, 1947 तक भी इंग्लैंड से, फ्रांस से लड़कियां वेश्याओं की तरह काम करने के लिए बॉम्बे के बंदरगाह पर, कोलकाता के बंदरगाह पर, मद्रास के बंदरगाह पर, मनीला के बंदरगाह पर आती थी। स्लेव नहीं था फॉर्मली, लेकिन स्लेव जैसा था, और वेश्यावृत्ति तो अद्भुत थी। कब तक? 1947। कहां पर? भारत और साउथ ईस्ट एशिया में। बस एक लाइन और बता देते हैं, वेनिस, बड़ा नाम है यूरोप में वेनिस का। ये पेज संख्या 122 फ्रॉम दिस बुक। वेनिस, a dazzling city, rose up from the marshes. दलदल से ये शहर निकला। It built on the lucrative proceeds of prolific trading with the East. और व्यापार काहे का था? जवानी का। वेनिस की जवानी को बेच दिया गया। लड़कियां, बच्चियां, किशोरियां, युवतियां, युवक। Spark for Venice growth came from its willingness to sell future generations into captivity. और ये किस काम के लिए बेचे जा रहे थे? मोस्टली या ऑलमोस्ट ऑल सेक्स स्लेव्स टू परवर्स मुस्लिम्स। Merchants became involved in the slave trade as early as the second half of the 8th century. ज्यादातर कहानी ये तो हम नहीं बताएंगे, क्रिश्चियंस बेच रहे हैं नॉन क्रिश्चियंस को, पेगन नहीं बेच रहे हैं, क्रिश्चियंस बेच रहे हैं। और ये कैसे होते थे? By raiding parties that captured non-Christians from Bohemia and Dalmatia and sold them on a profit. इसी तरह जो ये यहाँ से गए हैं अफ्रीका से, इसमें जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं, वो पेगन अफ्रीकन्स को, सनातनियों को छापा मार के तरह तरह के बुद्धि से पकड़ के बेचते हैं, और यूरोप में क्रिश्चियंस पेगन्स को बेच रहे हैं। अब इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। अब जो आपका प्रश्न था ईस्ट और वेस्ट वाला, और यूरोप ये बला क्या है, अब मैं पढ़ रही हूँ नॉर्मन डेविस से। और थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी करना है क्योंकि लंबा मामला है, तो मैं पेज संख्या बताऊंगी, कोटेशन का नंबर, फुटनोट नंबर और उसका संदर्भ मैं नहीं बताऊंगी। इस पेज नंबर जो मैं बताऊंगी उसको आप देख लेंगे, और इंडेक्स में और पीछे बिब्लियोग्राफी में आप खुद चले जाएंगे। पेज संख्या 22। Western civilization has been given layer upon layer of meanings and connotations that have accrued over the centuries. There are a dozen or so main variants. केवल ईस्ट वेस्ट नहीं है, अभी और हम बता रहे हैं। अब हम आ रहे हैं पेज 25 पर। Western civilization is essentially an amalgam of intellectual constructs. आपको ध्यान होगा मैंने भाषण की शुरुआत की थी, इन द बिगिनिंग देयर वाज नो यूरोप फॉर 5 मिलियन ईयर्स। अब क्या कह रही हूँ? यूरोप की जगह वेस्ट शब्द पर आ रही हूँ। यूरोप ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्ट क्या है? कल्चरल सिविलाइजेशनल एक्सप्रेशन।
तो क्या कह रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज एसेंशियली एन एमलगम ऑफ इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट्स, मिथ्स, मिथ्या, झूठ, फॉल्स, इल्यूजन, इमेजेस विच आर नॉट देयर। एक इमेज ये है जिसको आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्ट है। ये आजकल क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ये वर्चुअल भी नहीं है, ये सीधे सीधे माइथोलॉजी है, झूठ है। और इस झूठ के सहारे हम वर्तमान दुनिया को जब देखने की कोशिश करते हैं, वर्तमान दुनिया में क्या है जिसको देखने की कोशिश हो रही है कि रूस यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है, देखने की कोशिश हो रही है कि नाटो अभी अमेरिका के साथ क्यों नहीं है, वियतनाम में अमेरिका क्यों हार गया, तो अफगानिस्तान में रूस क्यों हार गया। ये सारा समझ में आएगा अगर आज मेरे साथ आप लोग पेशेंटली रहे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज एसेंशियली an amalgam of intellectual constructs which were designed to further the interests of their authors। ग्रुप का मामला नहीं है, नेशन का मामला नहीं है, स्टेट का मामला नहीं है, यूरोप का मामला नहीं है, कल्चर और सिविलाइजेशन का मामला नहीं है, इंडिविजुअल लिखने वाले का मामला है। It is the product of complex exercises in ideology, of countless identity trips, of sophisticated essays in cultural propaganda। 1996 में लिखी हुई किताब का इंट्रोडक्शन, किताब का नाम है यूरोप, लिखने वाला नॉर्मन डेविस। और इसमें बहुत सारे कोटेशन बीच में आएंगे, वो जब आप पढ़ेंगे तो खुद आपको मिलेगा। इट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स एडवोकेट्स इन ऑलमोस्ट एनी वे दैट दे थिंक फिट। इन इस इलास्टिक ज्योग्राफी, इन इट्स इलास्टिक ज्योग्राफी, फिर बीच का डॉट डॉट में छोड़ रही हूं, all of whom have had their reasons to neglect or to despise the East। ये ईस्ट एग्जॉटिक भारत, एग्जॉटिक जापान, एग्जॉटिक मलेशिया नहीं नहीं नहीं, यूरोप, इतना पिद्दी सा यूरोप, पिद्दी से यूरोप का ईस्ट, वो स्लाव लोग जो बेचे जा रहे हैं, जो यूक्रेनियंस है, जो रशियंस है। यूक्रेनियंस यूरोपियंस नहीं है, यूरोपियंस भी यूरोपियंस नहीं है, यूरोपियंस भी हम ही है। सनातनी कौन पहले आया कौन बाद आया। Had their reasons to neglect or to despise the East। In its latest phase, it has been immensely strengthened by the physical division of Europe, which lasted from 1947 to 1990, post Second World War, कोल्ड वॉर। अभी मैंने कब बताया, 8वीं शताब्दी, और यहाँ कहाँ आ गए, 20वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी में ये और भयंकर होकर नष्ट होने वाला है। ऑन द ब्रिंक ऑफ द 21st century, one is entitled to ask in whose interest it may be used in the future। ये जो डिवाइड है पहाड़ों के कारण, नदियों के कारण, समुद्र के कारण, और केवल पहाड़ नदियां समुद्र नहीं, इनका स्वभाव बहुत स्नोई है, बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से गिरती हैं, ईस्ट वेस्ट क्रिस क्रॉस काटती हैं, वगैरह वगैरह। और जो पूरब है वो एक फ्लैटनेस का जो फियर है, फ्लैटनेस का भी फियर है, पहाड़ की भी प्रॉब्लम है। तो फिर आनंद कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है सनातन को छोड़ देने में, वृषल छत्री जो सनातन की सेवन से दूर हो गए। A set of assumptions recurs time and again। The first maintains that West and East, Western Europe and Eastern Europe, however defined, have little or nothing in common। ईस्ट क्या हो गया, 1945 के बाद कम्युनिस्ट ब्लॉक। वेस्ट क्या हो गया, अपने आप अपना लेवल चिपकाया,
डेमोक्रेटिक, लिबरल। इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर में उतने ही घिनौने पाप किए जो रूस ने किया या जर्मनी ने किया। इंग्लैंड और फ्रांस ने उससे कम घिनौने पाप नहीं किए। जब मैं सुनाऊंगी, इनकी भाषा पढ़ूंगी, आपका खून जम जाएगा। तो इनका मानना है हमें कॉमन कुछ नहीं है। पहले क्या मान रहे हैं? पूरब वाले कौन है? कौन से पूरब? आधा ईस्टर्न यूरोप। पूर्वी यूरोप क्या है? एशियन है, स्लाव है, नोमैडिक है, हूण है, गोथ है, बारबैरिक है। अरे बहादुर है। The second implies that the division of Europe is justified by natural unbridgeable differences. Geography जो मैंने आपको बताया। The third, that West is superior. West मतलब यहाँ क्या है? Western Europe is superior to Eastern Europe. The fourth, that the West alone deserves the name of Europe. ये जो ईस्टर्न है, यानी पोलैंड है, जो रूस है, जो चेकोस्लोवाकिया है, जो ये हंगरी है, और दुनिया भर का जो बेलारूस है, यूक्रेन को तो छोड़ दीजिए, ये यूरोप कहा ही नहीं जा सकता है। तो ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप नहीं, यूरोप मतलब वेस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप में भी जर्मनी ने, या सेंट्रल यूरोप में जर्मनी ने क्या दुर्गत की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अभी आगे चलते हैं। एक मिनट। पेज संख्या 27। Nonetheless, no historian could deny that there are many real and important lines on the map which have helped to divide Europe into West and East. Geographical division, टोपोग्राफिकल डिवीजन। अभी क्लाइमेटिक पर नहीं आऊंगी, क्लाइमेटिक पर आऊंगी तो आप और चौंकेंगे। फिर मैं काफी छोड़ दे रही हूँ। सोशल साइंटिस्ट इन्वेंट, अभी तो ज्योग्राफी की बात हुई, अब सोशल साइंटिस्ट इन्वेंट डिवीजन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ देयर ओन डिसिप्लिन। Economics historians, for example, see a line separating the industrialized countries of the West from peasant societies of the East. East यूरोप। आपका जो प्रश्न था आदित्य जी, उसका उत्तर मिलता जा रहा है। Legal historians trace a line separating the lands which adopted forms of Roman law, Western Europe, and those who did not, Eastern Europe. Historical anthropologists have identified a Leningrad-Trieste line which supposedly separates the zone of nuclear families, Western Europe, from that of the extended family, Eastern Europe. Constitutional historians emphasize the line dividing countries with a liberal democratic tradition from those without Western Europe and Eastern Europe. Political scientists have found a line dividing Western and non-Western forms of nationalism. इतना सा यूरोप 2-2,500 साल कुल आकर बसे, एक ही स्टॉक के लोग, एक ही सनातनी लोग, एक ही भाषा, भूषा, संस्कृति, सबके लोग यहाँ आके टुकड़े 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 अलग अलग पॉकेट में फंसे, और 8वीं शताब्दी से एक पैशाचिक सर्वग्रासी विचारधारा चर्चियंटी की, किसकी एक पुस्तक है ना, क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप। ये सब हम आपको 8वें-9वें भाषण में बताएंगे कि ये क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट हुआ कैसे, और इसका आज 21वीं शताब्दी के लिए, हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए अर्थ क्या है। मेरा अभी बीच में और कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो all these lines, real and imagined, have profoundly affected the framework
within which European history has been conceived and written. हम क्या जानते हैं यूरोप के बारे में? पिछले 100, 200, 250 साल में जो लिखा गया। लोग कहेंगे अरे आप ग्रीक हिस्टोरियंस को क्यों छोड़ रही हैं, रोमन्स को क्यों छोड़ रही हैं? पहले तो एक भी किताब साबुत नहीं है। चलो, उसके आधार पर जो भी कंस्ट्रक्ट है, तो ग्रीस और रोम के समय जर्मनी कहाँ था भाई? इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अटरम चटरम, ये थे कहाँ? किनका इतिहास मिलता? तो ये सारे इतिहास 200 साल में लिखे गए हैं, और ये जो लिखे गए हैं हम इसके आधार पर यूरोप को जान रहे हैं। और ये जो लिखे गए हैं ये क्या है? ये जो मैंने पढ़ के पहले बताया, ये सब अपने अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए लेखन था। Their influence is so strong that some commentators can talk disparagingly of a white Europe in the West and a black Europe in the East. केवल दिशा सूचक डिवीजन नहीं है, रंग सूचक भी एक है, वो गोरा है, ये काला है। The division of Europe into two opposing halves, therefore, is not entirely fanciful, not entirely, but to a great extent is imagined, fanciful, and constructed. Any competent historian or geographer taking the full range of factors into consideration can only conclude that Europe should be divided not into two regions, but into 5 or 6 regions. आने वाले समय में आप लोगों को ये 5, 6, 8, 10, 20 दिखाई देंगे। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशंस आया, उसके बाद सीरीजी आया, वर्ल्ड बैंक आया, IMF आया, अंकटाड आया, उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन आया, और दुनिया भर के और यूनियन यूरोप में आए। इनका क्या कहना था कि भाई ये नेशन स्टेट के मामले में भयंकर युद्ध कराए हैं, तो अब नेशन स्टेट के मामले को थोड़ा डाइल्यूट कर दो और सुपर स्टेट की कल्पना करो, पूरा यूरोप एक। और जैसे ही नेशन स्टेट का मामला ढीला हुआ तो दो ट्रेंड आया, एक तो ये सुपर स्टेट का, और एक ये जो नन्हे 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 पॉकेट्स में जो आइडेंटिटीज थी वो उभर रही हैं, जिसकी कोई चर्चा अभी नहीं है। 21वीं शताब्दी में हम 2 यूरोप नहीं देखेंगे, हम 5-6 यूरोप भी नहीं देखेंगे, हम 20, 25, 30, 35 यूरोप देखेंगे। आपको ध्यान होगा इंग्लैंड यूरोप से बाहर हो गया है, स्कॉटलैंड ब्रिटेन से बाहर हो रहा है, और ये सारे बहुत सारे मामले लगातार चल रहे हैं। The really vicious quality shared by almost all accounts of Western civilization lies in the fact that they present idealized and hence essentially false, mithya pictures of past reality. पहले की तो किताबें ही नहीं है, पिछले 100-200 साल में जो किताबें लिखी वो एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा था, वो विद्या नहीं थी, वो स्कॉलरशिप नहीं था, वो क्या था? प्रोपेगेंडा था। देश का, राज्य का, समाजों का नहीं, इंडिविजुअल ऑथर्स का प्रोपेगेंडा था, टू फर्दर their interest, their personal interest, and their imagined association with the group। वो सोशल ग्रुप है कि इकोनॉमिक ग्रुप है कि रेशियल ग्रुप है कि कल्चरल ग्रुप है कि ज्योग्राफिकल ग्रुप है, इसके आधार पर जो लिखा गया वो क्या है? आइडियलाइज्ड एंड हेंस एसेंशियली फॉल्स पिक्चर ऑफ पास्ट रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो जानते हैं उसके आधार पर, और अभी 50 साल या 30 साल कम से कम
यूरोप ही डोमिनेट कर रहा है। अभी हम आंकड़े देंगे आपको। यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन कह रहा है कि, या यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि टुगेदर वी आर मच बिगर इकोनॉमी देन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी तो टुकड़े में बांटते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स 1 नंबर, चीन 2 नंबर, फ्रांस जर्मनी है, 5वां भारत है। इनका कहना है नहीं जी, ये यूरोप को एक यूनिट लो तो हम सबसे बड़े हैं। ले देखे अमेरिका यूरोप को डोमिनेट करेंगे तो ये समझिए कि इनको हम जो समझ रहे हैं वो इनके सच को जानकर नहीं, वरन essentially false pictures of past reality। अगला लाइन और ध्यान देके, they extract everything that might be just genial or impressive and they filter out anything that might appear mundane or repulsive। आदित्य जी, आपको आश्चर्य हो रहा है कि साहब यूक्रेन में इतने लोग मार दिए और यहाँ ऐसा बम्बार्डमेंट कर दिया। आपको मैं रेप की जब इस कहानियां बताऊंगी, रूटीन रेप ऑफ फ्रेंच वुमन, जर्मन वुमन, इंग्लिश वुमन, स्विस वुमन, रशियन वुमन, by their own people, by European people। एंड माने अगर मैं इतना अधिक पढ़ी ना होती तो शायद कहने की हिम्मत ना आती, और बिना कहे और बिना सुने और बिना इन पुस्तकों का संदर्भ दिए किसी को भरोसा हो नहीं सकता है। इसको बोलते हैं ना ब्लड कर्डलिंग। मैं आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के डाटा और उसके इम्प्लीकेशन जब बताऊंगी, कृषि उत्पादन के आंकड़े और यूक्रेन के बारे में खास करके, आपका खून जम जाएगा जिस भाषा में एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। तो अब अगर कोई प्रश्न पूछना हो आदित्य जी, फिर मैं आगे चलूं। आपकी एक बात का उत्तर दिया मैंने ईस्ट वेस्ट का। एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है यूरोप में। बट अभी जिस तरह आपने इतिहास बताया है, और मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी नहीं है, मैंने तो एक जनरल डेटा के माध्यम से अपनी पुस्तक लिखी है कि डेटा क्या दिखाता है। लेकिन एक ये मिनट जो आप, रुकिए जो जी, एक मिनट रुकिए। इनके ऑथर्स, हाँ जो बोलिए। आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? The really vicious quality shared by almost all accounts of Western civilization lies in the fact that they present idealized and essentially false pictures of past reality। आप हम सब, अरे कितनी किताब पढ़ेगा कोई? 2 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा, 6 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, 15 पढ़ लेगा। इस 15 से ये क्या मिलेगा? जानबूझकर लिखा हुआ फॉल्स, और फिल्टर लगे हुए हैं। जैसे ये कैमरे, ये मोबाइल में भी फिल्टर लगा रहता है फोटो में। पहले मेरी समझ ही में नहीं आया फोटो का फिल्टर क्या है। तो आप जो पढ़े और आप जैसे और जो पढ़े और आपसे जो आधे, आपने मान लीजिए 50 किताब पढ़ा, सामान्य व्यक्ति 20 पढ़ेगा, 10 पढ़ लेगा। उसके पास और क्या होगा? द रियली विशियस क्वालिटी। जब मेरे जैसा आदमी, जिसको घर वाले खाना पीना सब दे रहे हैं, इंडियन सोसाइटी बोलती है पढ़ो लिखो घूमो जो मन में आए करो, तो जिसने सैकड़ों हजारों पुस्तकें पढ़ी, वो ये छाट के जंगल से आपको खास तरह की जड़ी बूटी लाके दे रही। एक्चुअली क्या है कि आप डेटा अगर स्टडी करें, इनका डेटा, यूरोप का डेटा, तो एक भी नेटिव ग्रुप जिंदा नहीं बचा है पेपल बुल के बाद। और जो बच गया, मतलब पहाड़ों में छुप गया, क्योंकि बहुत सारे शमन, 50 मिलियन शमन रहते हैं वहां पे अभी भी। शमन मतलब हिंदू। अगर जो बच गया उसको कोने लूट कोने के, में छिप के। हाँ कोने कोने छिप के। कलयुग में लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा हुआ है कि लोग जो 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 सात्विक व्यक्ति होंगे जंगलों में रहेंगे,
गवर्नमेंट से हम्म। बच के। पहला उसका उदाहरण यही है, यूरोपीय है। और नॉर्वे जैसा कंट्री जो अपने को ह्यूमन राइट्स चैंपियन बुलाता है, वो किस तरह नेटिव बच्चों को आज भी किडनैप करता है, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों को भी किडनैप करता है, माता पिता से अलग कर देगा, और फिर उसके बाद उसको ग्लोरीफाई करेगा कि उसको क्रिश्चियनिटी देगा। और वही कंट्री नोबेल पीस प्राइज भी देता है। कितनी शर्म की बात है दुनिया की, कि जिस जिस पार्लियामेंट ने इस तरह के ह्यूमन राइट्स जो कर रहा है, अभी भी करा नहीं, अभी भी कर रहा है, तब भी वो उससे नोबेल प्राइज जीतने के लिए लोग कितने ललायित थे भारत में भी। मैं तो लोग किसी ने, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, किसी ने बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर है, कि उनको नोबेल प्राइज दिया जाए। तो प्रभुपाद ने बोला, आई हैव बीन गिवन अ बिगर प्राइज देन बाय कृष्णा हिमसेल्फ, आई डोंट नीड एनी नोबेल प्राइज। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने कि जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप बता रहे हैं उससे पता लग गया लोगों को, हम सबको पता लग रहा है कि एक स्पेसिफिक यूरोपियन रेफरेंस से कितना इन्होंने आतंकवाद किया अपने लोगों के ऊपर। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जी, करूं? हाँ और हाँ यूक्रेन पर आऊंगी अभी। हाँ। इसको थोड़ा धीरज से आज सुन लीजिए यस मुझे, यस यस, कारण करिए। अगर मैं बोलूंगी ना हाँ। तो लगेगा गप्पे सुना रही हैं। तो इसीलिए मैं कौन सी पुस्तकें लेके आई हूँ जो 21वीं सदी में छपी है, करेक्ट। यानी जिनके ध्यान में है आप और हम जितना जियो पॉलिटिक्स समझेंगे उससे कई गुना अधिक स्टेट के पास है। करेक्ट। कई गुना अधिक स्टेट से जो आता है वही हम आप पढ़ते हैं। ये स्टेट एजेंट्स हैं जो किताब लिख रहे हैं। हाँ। ठीक, तो ये वो लिख रहे हैं जो लिखा जाना चाहिए। तो मैं 3 किताब से अभी बोल रही हूँ, 2012, 2016 और 1996। ठीक, तो यस। ये आने वाले कल को आज मैं यूक्रेन को टच करना चाह रही हूँ। जी, तो थोड़ा सा और पढ़ प्लीज रही प्लीज करिए, प्लीज कंटिन्यू। हूँ। अब मैं हूँ यही पेज संख्या 44, इंट्रोडक्शन, यूरोप वाली किताब, नॉर्मन डेविस वाली का। नेशनल स्टेट्स आर देमसेल्व्स इमेजिन्ड कम्युनिटीज। नेशन स्टेट कब बना है? 19वीं और 20वीं में, थोड़ा सा 18वीं में दिखाई देता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूरोप वाले जो खुद कह रहे हैं, मैं उतना ही बोलती हूँ। तो क्यों बना? सबको भूल गया है। क्यों भूल गया? ये जो एजेंडा बेस्ड गप्पे लिखते हैं, जो कंस्ट्रक्ट्स लिखते हैं, चर्च के ऑपरेशन से चर्च को तोड़कर स्टेट फॉर्मेशन बना, चर्च से पावर छीना। तो क्या है? नेशन स्टेट्स आर देमसेल्व्स इमेजिन्ड कम्युनिटीज, दे आर बिल्ट ऑन पावरफुल मिथ्स and on the political rewriting of history। इमेजिन्ड है, काल्पनिक कम्युनिटीज हैं, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, और अब तो नन्हे 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 50 और स्टेट। तो स्टेट फॉर्मेशन यूरोप क्या कह रहा है कि स्टेट फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? जहां एक नेशन है। मेरे को ध्यान है मैंने सत्तोलॉजी पर एक भाषण दिया है, छोटे नेशन स्टेट्स, उसको काइंडली जरूर देखिएगा, ये बात समझ में आएगी। तो उसमें कह रहे हैं जी, भाषा अगर कॉमन है तो कर दो, खान पीन कॉमन है तो कर दो, इतिहास कॉमन है तो कर दो, कोई रिलीजियस कोई फिरका है तो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अगर नेशन पहले इमेजिन करेंगे और फिर कहेंगे जी हियर इज अ नेशन, अब इसमें एक स्टेट होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में ये सब मेल्ट करने वाला है। मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ, सुना रही हूँ, वो केवल, मेरी उम्र 70, मुझे स्वामी रामदेव जी ने मेरा माथा देख के कहा है बहन 90 साल जियोगी। मेरे जीवन काल में क्या क्या घटित होने वाला है उसको समझने के लिए क्या क्या हमको जानना है, और जो घटित होने वाला है इसमें दुष्ट अंश को कैसे थाम दे, शुभ अंश को कैसे उभार दे, उसके लिए कौन कौन सी जानकारी चाहिए, उसी के लिए आदित्य जी और मैंने विचार पूर्वक ये यूरोप का सीरीज चलाया। क्योंकि ये यूरोप
अभी 20-30 साल है और ये मेल्ट कर रहा है। तो पहला क्या मेल्ट करेगा? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट्स आर देमसेल्व्स इमेजिन्ड कम्युनिटीज। पेज संख्या 44, आखिरी नीचे की लाइन यहाँ पढ़ रही हूं मैं यहाँ पर। They are built on powerful myths. They are not built on data. They are not built on facts. They are not built on uniformity of language or culture or dress or mythology or religion. They are built on powerful myths, powerful mithya, powerful nonsense, powerful falsehood, and on the political rewriting of history. तो इतिहास के नाम पर 19वीं-20वीं शताब्दी में यूरोप में जो लिखा गया वो क्या था? टू सर्व द इमेजिन्ड बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट so that this unit can emerge. So facts were imagined, myths were created, all communities larger than the primordial villages of face-to-face contact, and perhaps even these are imagined. नन्हा छोटा सा गांव जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को चेहरे से जानता है, उससे बड़ा यूनिट जो है वो कल्पना है। Members of even the smallest nation, वेटिकन 800 या 8000 आदमी हैं। Members of even the smallest nation will never know their fellow members. गूगल पर जाइए, यूरोपीय देशों को सर्च कीजिए, नाम मेरे नहीं याद है, 4-5 देश तो हजारों में है, यानी 40,000 50,000 उनकी जनसंख्या है या 20,000 है। कुछ है जो 2-4 लाख में है, करोड़ वाले तो 5-7-8 है। Members of even the smallest nation will never know their fellow members, and yet in the mind of each lives the image of their communion. अब इसका ये नॉर्मन डेविस नहीं कह रहा, ये किसी और लेखक को कोट कर रहा है, तो मैं और लेखक को खोज कर नहीं बता रही हूँ, वो आपका काम है। फुटनोट नंबर 115 है, तो नोट्स में जाना होगा, 115 नंबर को निकालना होगा, किस ऑथर को कोट कर रहा है उसको देखना होगा। और ऐसे ही मैंने जो पढ़ा है वो कई ऑथर्स के कोटेशन को पढ़ा है। The European movement of the 90s, 90 क्या, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, तो पोस्टल यूनियन, तो नाटो, तो दिस एंड दैट। The European movement of the 90s, that is melting, diluting nation states, may succeed or it may fail. If it succeeds, it will owe much to the historians who will have helped to give it a sense of community. वाह साहब, अगर सफल होता है तो भी श्रेय किसका है? उन इतिहासकारों का है जिन्होंने कल्पना से एक सेंस ऑफ कम्युनिटी गढ़ा है। They will have helped to provide a spiritual home for those millions of Europeans whose multiple identities and multiple loyalties already transcend existing frontiers. तो अभी अगले 10 साल, ये किताब कब कह रहा, 96 में लिखा है, 23 साल निकल गया, ये सब घटनाएं घट चुकी होंगी। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, सुनने वालों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? वहां जो सिस्टम है उसमें पता तब चलेगा जब मास मीडिया में आएगा या एकेडमिया में आएगा। अगर मास मीडिया और एकेडमिया में नहीं आएगा तो मैं बड़ी पढ़ाकू, आप बड़े पढ़ाकू, सुनने वालों में मेरे से और आपसे बड़े पढ़ाकू, उनको नहीं पता चलेगा। क्यों? मीडिया और एकेडमिया ने रिकॉर्ड नहीं किया। क्या नहीं रिकॉर्ड किया?
millions of Europeans whose multiple identities and multiple loyalties already transcend existing frontiers. ये अगले 10-20 साल में मीडिया में आएगा, पहले सोशल मीडिया में आएगा, फिर मीडिया में आएगा, बाद में एकेडमिया में आएगा. Page 45, last paragraph. European history is whatever the historian wants it to be. देश से लेना देना नहीं, समाज से लेना देना नहीं, घटना से लेना देना नहीं, नायक नायिका से लेना देना नहीं, सेना से लेना देना नहीं, ज्योग्राफी से लेना देना नहीं. लेना देना किससे? लिखने वाले व्यक्ति से. और लिखने वाले व्यक्ति का क्या है? ज्ञानी नहीं है, तप से, यम से, नियम से, ब्रह्मचर्य से, चित्त बुद्धि मन अहंकार निर्बल नहीं है कि वो जो देख पा रहा है उसको बता रहा है. नाना जी, यूरोपियन हिस्ट्री इज वॉट एवर द हिस्टोरियन वॉन्ट्स इट टू बी. मैं कुछ किताबें से पढ़ के नहीं बता रही हूँ कि अभी 2-3 बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट किताबें आई. प्रीफेस में लेखक कह रहा है, भाई मैं वही तो लिखूंगा ना जिससे इतना मोटा पोथा लिखने का खर्चा निकल आए. यानी ये किताब बिके. क्या बिकेगी? पब्लिशर जो प्रमोट करेगा. पब्लिशर क्या प्रमोट करेगा? उस समय के पावर इक्वेशन में जो प्रमोट करना है. तो मैं लिख रहा हूं, कागज कलम का खर्चा नहीं. मेरे 1-2 साल 4 साल लगे हैं, मेरा ट्रेवल एक्सपेंस लगा है, मेरा फैमिली एक्सपेंस लगा है, वो सब खर्चा निकल आए, प्लस 2-4 साल में चैन से जी लूं, इतना रुपया निकल आए. मैं वो लिखूंगा कि मैं फैक्ट लिखूंगा? ये किताब मेरे पास भोपाल में पड़ी है. अभी मैं भोपाल से 25-30 किताब मंगाई हूँ. मेरे टेबल पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, कुछ अलग पड़ी हुई है. ये किताब मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी जब भोपाल में होंगी. ये साफ कह रहे हैं, प्लेन कह रहे हैं, पैसा कमाने के लिए लिख रहे हैं. तो क्या लिख रहे हैं जो बिक रहा है? It is a summary of क्या? History. European history is whatever the historian wants it to be. It is a summary of the events and ideas, political, religious, military, pacific, serious, romantic, near at hand, far away, tragic, comic, significant, meaningless, anything else you would like it to be. You, publisher. There is only one limiting factor. It must take place in or derive from the area we call Europe. But as I am not sure what exactly that area is meant to be. ये नॉर्मन डेविस नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार. कौन? AJP टेलर. उनका ये कोटेशन है. अब आज का तो 1 घंटा पूरा हो गया. आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य, आज का समय पूरा हो गया भाई, और नहीं कर पाऊंगी कुछ. नहीं, एक्चुअली यूक्रेन वगैरह नहीं पकड़ में आया. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है. एक्चुअली क्या एंड है, दिस इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. हॉर्सेस माउथ. और आपको मालूम है कि ये जो ऑथर्स हैं वेस्ट में, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है. इनको पब्लिक फोरम नहीं मिलता, इनको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया जाता, इनको बहुत ही कम जगह स्पेस दिया जाता है मीडिया में वेस्ट में. मतलब मैं तो यहीं रहता हूं तो मुझे मालूम है कि कितना इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कितना नहीं दिया जाता है. और पूरी दुनिया में ये मांग की जाती है कि अपने लॉज को रिफॉर्म करें. रिफॉर्म का अर्थ ही ये होता है कि अपनी खोलें ताकि हम लोग आपके उधर और इंटरफेयर करें, हम सिखाएं आपका इतिहास आपको. ये किया जाता है. और भारतीय यूनिवर्सिटीज और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिनका ये दायित्व होना चाहिए कि अपनी प्रजा को बचाए इन सब दुष्प्रचार से, लेकिन हम लोग
मेन स्ट्रीम यूरोपियन प्रोपेगेंडा को भारत में भी पढ़ाते हैं, मेन स्ट्रीम एक चीज यूरोपियन। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक चीज। दिस इज गोइंग ऑन। दर्शक जो देख रहे हैं कि ये जो आप बड़ा ध्यान से हम्म, पैथोलॉजी में आप जो भी वीडियोस देखते हैं, ये आपके थॉट प्रोसेस को और ओपन करने की कोशिश करते हैं हम लोग धर्म के आधार पे, और आप उसके द्वारा वापस क्वेश्चन करिए जो इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है। यस प्लीज कंटिन्यू। यस। 1947 से 1977, 30 साल में भारत के 5 शिक्षा मंत्री कांग्रेस के द्वारा अपॉइंटेड, मौलाना आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, और बाकी जो 5 और होंगे वो रशियन प्यादे होंगे। ये क्या पढ़ाएंगे? वही जो पढ़ाया गया है। भारत का मुझे पता है, वही कथा हर जगह होगी। ठीक है, तो ये समझना चाहिए कि तामसिक लोगों ने अपना तप किया, हम और आप क्या कर रहे हैं? मुख्य तो तप का बल है ना, जिसका तप बड़ा उसका चलेगा। बिल्कुल। तो हमको विद्या में अपना तप करेंगे तो ये सब तमस छट जाएगा। तो जो ये यूरोप का सीरीज चल रहा है, ये दैत्यों का तप या दैत्यों का तमस बताने के। देखिए, जब महाभारत को भी देखते हैं, जब सत्य से तमस दूर हो जाता है सत्य से, तो और इसीलिए जब जब शल्य, महाराज शल्य कर्ण को सत्य बता रहे हैं कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, कृष्ण उनके साथ है, आप हार जाएंगे, तो कर्ण का मनोबल भी कम हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको यही दायित्व दिया था युधिष्ठिर ने। और हम लोग हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम नाम कर्ण है, नाम महाराज शल्य है, लेकिन कलयुग में लेकिन सामने वाला भी तो रावण और महिषासुर नहीं है, सामने बिल्कुल। वाला भी तो मक्खी है, मच्छर है। बिल्कुल। हमारे तो क्यों आ जाएगा? लेकिन इस सत्य के द्वारा एटलीस्ट जो अभी, जैसे ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे धर्म अधर्म की जो परिभाषा होती है, अगर आप धर्म अधर्म के युद्ध में न्यूट्रल रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अधर्म के साथ, ऑटोमेटिकली धर्म और अधर्म के युद्ध में आपको धर्म का साथ लेना ही पड़ेगा, या आप वहां पे न्यूट्रल नहीं रह सकते। और जैसे ही आप न्यूट्रल होंगे आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति जो है आपके विरुद्ध कार्य करेगी। प्रकृति प्रकृति तो भगवान बोलते हैं मैं दक्षिण प्रकृति, भगवान किसी अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, लेकिन प्रकृति काम करेगी। लेकिन और ये जो भारत भारत में मानसिकता आ गई है कि क्या चल रहा है, चलो होने दो, हम अपनी दुनिया देखते हैं, ऐसा चलता नहीं है। सबका दायित्व नहीं है सब कुछ देखना, कुछ लोगों का ही दायित्व है, लेकिन जो इन लोगों का दायित्व है उनको इतिहास को सही तरीके से देखना पड़ेगा, और वो गलतियां नहीं करनी पड़ेगी न्यूट्रल वाली जो पहले की थी हम लोगों ने। अभी महाभारत युद्ध में देखते हैं, हमेशा युधिष्ठिर महाराज डिसाइसिव स्टैंड लेते हैं, डिसाइसिव, कि ये 12 साल उन्होंने प्रिपेयर किया, और 13वें साल के अपने उनके जो वनवास के बाद उन्होंने आक्रमण किया सीधा। पहले 5 गांव मांगे, वो भी नहीं मिले, फिर आक्रमण हुआ। और लेकिन वो 12 साल जो युद्ध का प्रिपरेशन किया उन्होंने, वो ऐसा जबरदस्त था, क्योंकि वो राजसूय युग के सारे राजा भी भूल चुके थे। ये इतना इतिहास हम लोगों को मालूम है, लेकिन इस समय जो हमारे ऊपर, इस पे एक अलग शो भी हम लोग करेंगे, क्यों यूरोपियन लोग भारतीयों को कमजोर समझते हैं। ये एक उनके अंदर बीमारी है नहीं, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन वो कमजोर समझते हैं, बोलते हैं इनको दबाया जा सकता है। और अफ्रीकन को तो वो जानवरों के जैसे समझते हैं। और नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हाल किया, वो मैं किसी और शो में कवर करूंगा। कितने जो इनके जो हीरोज हैं, जॉन फ्रीमोंट, और ये लोग जो अमेरिका में इनके नाम पे सड़कें बनी हुई हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं फ्रीमोंट सड़क देख के रास्ता बदल देता हूँ, क्योंकि उस आदमी ने 2 लाख से ज्यादा लोग मारे हैं। और अमेरिका में लाइसेंस दिया गया था कि नेटिव अमेरिकन को, और बिसॉन यहाँ का भैंसा होता है, जंगली भैंसा, उसको आप मार सकते हैं ट्रेन के बाहर बंदूक रख के, जो दिखे मार दो। तो ये लाइसेंस दिया जाता था, इस तरह अमेरिका बसा है। तो एनीवे, इतिहास बड़ा, मतलब सत्य तो सत्य रहता है, हमेशा कड़वा होता है, जैसे कुसुमलता जी ने पहले ही बोल दिया था हम सबको। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, ध्यान से शेयर करिए वाइडली, ताकि नॉलेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे।
और इंग्लिश भाषी लोगों के पास भी पहुंचे। उसको आपको ट्रांसलेट करके लोगों को बताना पड़ेगा, और एक अलग सीरीज हम लोग करेंगे, वो इंग्लिश में होगी, तो उसमें इंग्लिश के लोग डायरेक्टली सुन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कुसुमलता जी, ऑलवेज ए प्लेजर। और आप इतने रेफरेंस लेके आती हैं। आपने मुझे इतना मौका दिया, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। नहीं मैंने तो सोचा था अपने जीवन काल में 100 लोग को अगर बता पाऊंगी तो धन्य धन्य। आप कह रहे हैं 1000 लोग सुन रहे हैं, 2000, 4000, मेरा माथा नहीं काम करता। एंड बहुत आई एम बहुत। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, आपके चैनल के सब लोग और सब सुनने वालों को मैं हृदय से कृतज्ञ। और दोस्त बंधुओं, अगर आप लोग अमेरिका में हैं, कुसुमलता जी आ रही हैं 25 अगस्त को, आप उनसे इन पर्सन मिल सकते हैं सैन डिएगो में। और वो सैन डिएगो में 7 दिन रहेंगी, तो बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करेंगे, और काफी शहरों में भी जाने वाले हैं उनके साथ, तो जरूर हम हमारे साथ जुड़िएगा। नमस्ते एंड धन्यवाद। थैंक यू।